बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका चौपाल चर्चा में। आपके साथ मैं हूं अंशु सिंह। इस बार हमने चौपाल दूरदर्शन के प्रांगण में ही जमाई है और आज हम बहुत ही विशेष विषय पर बात करने वाले हैं। जी हाँ, ये विषय है राष्ट्रीय खाद्य मिशन। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मिशन का मकसद ये है कि हर किसी के लिए भोजन की व्यवस्था हो और इसमें हमारे किसानों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरुआत करें। उससे पहले देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। शाकाहारी भोजन में दलहन एक महत्वपूर्ण जगह रखती है। पोषकता के कारण दलहन उत्पादक एवं उपभोक्ता के रूप में भारत विश्व का अग्रणी देश है। दलहनी फसलों की उत्पादकता तथा उत्पादन बढ़ाने के लिए योजनागत रूप से काम किया जा रहा है। सरकार ने पोषण विकास के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दलहन विकास को स्थान दिया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में दलहन का क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के अंतर्गत किसानों को बीज उत्पादन के लिए 10 वर्ष तक की अधिसूचित किस्मों पर अनुदान दिया जा रहा है। कार्यक्रम में उत्पादन लागत का 50% या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देय होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन के अंतर्गत किसानों को प्रमाणित बीज वितरण कार्यक्रम का लाभ दिया जा रहा है। किसानों को 10 साल से अधिक अवधि की अधिसूचित किस्मों पर भी अनुदान मिल रहा है। कार्यक्रम में बीज लागत का 50% या अधिकतम 2,500 रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देय होगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन दलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम है। तो अभी आपने रिपोर्ट देखी और हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे अब आपकी मुलाकात करवा देते हैं। हमारे साथ हैं सुरेश कुमार यादव, आप सहायक कृषि अधिकारी हैं कृषि विभाग राजस्थान में, और हमारे दूसरे मेहमान हैं JPS डबास, आप प्रधान वैज्ञानिक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली में। हमारे साथ यहाँ पर किसान भी मौजूद हैं जो कि अपने सवाल भी हमारे एक्सपर्ट से रखेंगे और अपने सुझाव भी देंगे। अगर उनके कोई अनुभव हैं वो भी हम सुनना चाहेंगे। डबास साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आप हमारे किसानों को, हमारे दर्शकों को समझा इस मिशन का मकसद और कैसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है और इसकी रूपरेखा क्या रही। भारत एक कृषि प्रधान देश है और हमारी जनसंख्या संसार में दूसरे नंबर पे है। तो इतनी बड़ी जनसंख्या के जब तक हम सही से भोजन उपलब्ध नहीं करवा पाएंगे तो वो सही से अपने देश के विकास में या समाज के विकास में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी। सरकार को ये महसूस हुआ कि हमें एग्रीकल्चर सेक्टर को या कृषि विभाग क्षेत्र को एक विशेष सुविधा देनी चाहिए जिससे कि हमारे कभी भी खाद्य सुरक्षा संकट में ना हो। क्योंकि कई बार प्राकृतिक आपदाएँ आती हैं और जब प्राकृतिक आपदा आती है तो उसमें कई बार दिक्कतें होती हैं। तो उन सबसे पार पाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास में हमारे भंडारों में पर्याप्त मात्रा में अनाज हो। जैसे कि आज आप देख रहे हैं हमारा देश कोविड से लड़ रहा है, जिसमें कोविड से लड़ रहा है तो सरकार को किसी प्रकार की चिंता नहीं है, खासकर खाद्य पोषण सुरक्षा के बारे में, क्योंकि हमारे अनाज जो हैं वो गोदाम जो अनाज से भरे हुए हैं। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में अनाज है, कृषि के उत्पाद हैं, इनकी कोई भी कमी नहीं हो पाई है। आपने देखा कि पिछले 3 महीने से न दूध की, न दही की, न किसी दूसरे पदार्थ की कोई भी खाद्य सुरक्षा के मामले में कोई कमी नहीं हो पाई है। और हमारे देश के किसानों ने देश को हमें गौरवान्वित किया है कि अच्छे उत्पादन करके, चाहे वो दलहन का हो, चाहे तिलहन का हो, और चाहे हम अनाज वाली फसलों की बात करें, इन सभी क्षेत्रों में किसानों के योगदान की वजह से आज हमारा देश अग्रणी में है। सुरेश जी, मैं अब आपसे समझना चाहूँगी कि जैसा कि अभी डबास साहब ने कहा कि जो हमारे किसान हैं वो अपने परिश्रम से हमें इस मुकाम तक ले आए, लेकिन जब हमारे किसानों ने इतना कुछ किया है तो ये भी ज़रूरी है कि हम किसानों की भूमिका को सराहें भी और उन्हें सहायता भी मिले। तो इस मिशन के तहत किस किस तरह की सहायता हमारे किसानों तक पहुँच रही है या हमारे किसान उस सहायता तक पहुँच सकते हैं? इस योजना
के तहत अगर देखा जाए तो किसानों के खेत के ऊपर प्रदर्शन और मिनी किट का भी आयोजन करवाया जाता है। प्रदर्शन में किसान भाइयों को उन्नत किस्में तथा उचित आधान उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर और तकनीकी ज्ञान देकर अच्छा उत्पादन प्राप्त करवाया जाता है। इसी के साथ अब बात करें तो इस योजना के माध्यम से जो उन्नत तकनीकी कृषि यंत्र हैं उन पर भी उचित अनुदान दिया जाता है। तो इस प्रकार उन्नत कृषि यंत्र उन्नत किस्मों से किसान भाई अच्छा उत्पादन प्राप्त कर पा रहे हैं, जो इस योजना के द्वारा ही संभव हो पाया है। और किसान भी हमारे साथ हैं यहाँ पर, हम उनसे भी बात करते हैं। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? मैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत इस योजना का किसान कैसे लाभ लिया जा सकता है, इसकी जानकारी के लिए कहाँ पे जाए? हमारा जो कृषि विषय है ये एक राज्यों का विषय है। भारत सरकार इसमें जो भी योजना है वो राज्य सरकार के माध्यम से लागू की जाती है। इसी मिशन को और अच्छी तरह लागू करने के लिए हमारे जितने भी जिला कृषि अधिकारी हैं उनको हमें सक्षम किया गया है और आत्मा के तहत वो किसानों को ट्रेनिंग भी दिलवा सकते हैं। आत्मा योजना के तहत वो किसानों के बाहर विजिट भी करवा सकते हैं, जिससे वो भ्रमण करें और नए नए ज्ञान का प्राप्त करें। और साथ साथ में जब हम कृषि करते हैं तो आपने देखा होगा कृषि यंत्रों का विशेष योगदान होता है, क्योंकि जब तक हमारी बुआई ठीक नहीं होगी, फसल का बीज ठीक जगह नहीं गिरेगा, सही तरह से उसका उपयोग नहीं होगा, तो इस योजना के तहत किसानों को बहुत सारे इनपुट भी उपलब्ध करवाए जाते हैं और वो भी राज्य सरकार के माध्यम से जो जिला कृषि अधिकारी वही करवाते हैं। और इसकी पूरी की पूरी जानकारी हर जिले के वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध रहती है। तो मैं महसूस करता हूं कि ये जो योजना है इससे किसानों को हम सशक्त करना चाहते हैं, ज्ञान के माध्यम से भी और साथ साथ में उसको जो नई नई तकनीकी आ रही है, जो नई नई मशीनरी आ रही है, जो नई नई किस्में आ रही हैं उनके माध्यम से भी। जी बिल्कुल। तो जैसा कि डबा साहब आपने कहा कि जो नई नई तकनीक हैं, नई नई मशीनें हैं, उनके माध्यम से भी उन्हें और मजबूती प्रदान की जाए। तो ऐसे में सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि जो कृषि यंत्र हैं, क्या उन पर किसानों को किसी तरह का अनुदान है इस मिशन के तहत? क्या उससे भी किसी तरीके से किसानों को फ़ायदा पहुँचाने का प्रयास है, और अगर है तो किस प्रकार से? जी, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के अंतर्गत उन्नत कृषि यंत्रों पर भी अनुदान दिया जाता है। जैसे अगर हम बात करें तो रोटावेटर के ऊपर इस योजना के माध्यम से 35,000 रुपये किसान को अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार सीड ड्रिल बिजाई की मशीन होती है, उस पर लगभग अधिकतम 15,000 रुपये या लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। इसी प्रकार अगर बात करें तो जो पादप संरक्षण यंत्र होते हैं, जैसे नैपसैक स्प्रेयर होते हैं, ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर होते हैं, इन पर भी ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर लागत का लगभग 50% 10,000 रुपये अनुदान दिया जाता है। किसान भाई ये अनुदान प्राप्त करने के लिए ई मित्रा के माध्यम से ऑनलाइन अपना आवेदन करके और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो ऑनलाइन आवेदन करके लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान हैं वो इससे जुड़ा शायद कोई सवाल पूछना चाहते हैं। जी, अपना नाम बताएं। मेरे 2 सवाल हैं। एक तो ट्रेनिंग में पैसा लगता है और ट्रेनिंग किस माध्यम से आपके साथ जुड़े किसान भाई। दूसरा, जो आपने यंत्रों पे बात की है उसमें हमारे किसान 2-3 श्रेणी के होते हैं। बड़े किसान होते हैं, बड़ी जोत वाले, एक छोटे किसान हैं, एक बिल्कुल छोटे किसान हैं। तो उनको किस श्रेणी में बांटा गया है कि सब्सिडी किस तरह प्रोवाइड कराई जाए? देखिए, सबसे पहले ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर कार्य करती है और साथ में ही जो प्राथमिकता दी जाती है किसान भाइयों को, उसमें लघु, सीमांत, SC, ST और महिला कृषक वर्ग को इसमें प्राथमिकता दी जाती है। जो लघु सीमांत किसान हैं उनको लगभग 60% अनुदान दिया जाता है और जो मार्जिनल बड़े फार्मर हैं, उन लार्ज फार्मर हैं, उनको लगभग लागत का 50% अनुदान दिया जाता है। जी, अभी आपने जाना कि किस तरीके से इस मिशन को किसानों तक और बेहतर तरीके से मजबूती के साथ पहुंचाया जा रहा है। किसान भी अपने प्रश्न यहाँ पर विशेषज्ञों के सामने रख रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनके सभी सवालों के जवाब दिए जाएं, उनकी सभी आशंकाओं को दूर किया जाए। इसी के साथ ही वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस मिशन के तहत कौन कौन सी फसलें हैं जिन पर ज़्यादा फोकस है, और अगर आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं तो आप कहाँ कहाँ संपर्क कर सकते हैं। विस्तार से बात करेंगे चौपाल चर्चा में इस छोटे से ब्रेक के बाद। रफ्तार के साथ मौसम के बदलाव की हर खबर, मौसम खबर लाइव देखिए सुबह 8 बजे और 10 बजे, दोपहर 12 बजे और 2 बजे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं चौपाल चर्चा। जैसा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको बताया कि इस बार हमने अपनी चौपाल जमाई है दूरदर्शन के प्रांगण में ही, और अलग अलग जगहों से किसान यहाँ पहुँचे हैं, विशेषज्ञ भी हैं। आज का हमारा जो विषय है जिस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं वो राष्ट्रीय खाद्य मिशन है। और चलिए इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। जब हम खाद्य सुरक्षा की बात करते हैं तो उसमें दो चीज़ बहुत प्रमुख हो जाती हैं। एक तो धान्य फसलें, जिसमें गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, ज्वार ये आ जाती हैं। और बाजरा, ज्वार और मक्का मिलेट्स में भी आती हैं, जहाँ पे हम मोटे अनाज जिनको बोलते हैं, जिसमें रागी और कोदो भी आ जाते हैं। इसके साथ साथ दलहनी, क्योंकि प्रोटीन जो हमें दालों से मिलता है, और हमारी अधिकतर जनसंख्या जो है वो वेजिटेरियन है, और शाकाहारी होने के कारण उनका जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत है वो दालें ही हैं, तो दालों का विशेष ध्यान रहता है। इसके साथ साथ में जो खाद्य तेल हैं उन पे भी हमारा विशेष ध्यान है। तो इन 3 चीज़ों पे विशेष ध्यान दिया जाता है, जिस पे इस मिशन के तहत, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि इस मिशन के बड़े सार्थक परिणाम आए हैं। जैसे कि आपने देखा होगा पिछले 5-6 साल से हमारी जो पैदावार है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और इस बार भी बढ़ने की पूरी उम्मीद है। और आपने देखा होगा इस संकट के समय में कहीं पे भी देश के किसी हिस्से से भी ये बात नहीं पता चली कि कहीं पे खाद्यान्न की कमी है या कोई और कमी है। हाँ, हम लोग उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर पाते हैं, उपलब्ध कैसे करवा पाते हैं, या जो हमारे लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो अलग अलग उसका निर्भर पड़ सकता है कि वो कुछ लोग नहीं खरीद पाते हों, लेकिन सरकार ने गरीब से गरीब तक पहुंचाने के लिए वहाँ पे भी एक बड़ा मुख्य योगदान दिया है कि 2 रुपये किलो और 2 रुपये 1 रुपये किलो तक भी खाद्यान्न जो है किसानों को पीडीएस के माध्यम से उपलब्ध हैं। और न केवल किसानों को उपलब्ध हैं, बल्कि जो हमारे देश के बहुत गरीब लोग हैं उन तक भी पहुंचाने का पूरा प्रयास किया गया है। और मैं महसूस कर रहा हूं कि इसमें जो मुख्य योगदान है वो हमारे किसान भाइयों का है। जी। क्योंकि उन्होंने जो अथक मेहनत से हमारे किसी भी क्षेत्र में पैदावार को कम नहीं होने दिया, और हर वर्ष हमें अच्छी पैदावार मिल रही है, और साथ साथ में प्रकृति ने भी इसमें हमें पूरा सहयोग दिया है, जिसके कारण आज हमारा खाद्यान्न उत्पादन लगातार बढ़ता जा रहा है। जी बिल्कुल, तो खाद्यान्न उत्पादन हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है, और ये सिर्फ किसानों की मेहनत और साथ ही जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके फ़ायदे के चलते ही संभव हो सका है। और जैसा कि डबा साहब बता रहे हैं कि बीते 4 सालों में हम सरप्लस में ही है, और संकट की घड़ी में भी किसी तरह की खाद्यान्न की कमी नहीं हुई है। सुरेश जी, मैं आपसे समझना चाहूँगी कि इस मिशन के तहत जो बातें रखी गई हैं, ख़ास तौर पर जैसे कि आपने प्रदर्शनी का भी यहाँ पर जिक्र किया था कि प्रदर्शनी करते हैं किसानों को नई तकनीक के बारे में बताने के लिए, इसके अलावा बीज भी उपलब्ध हों, ये तमाम बातें हैं जिनको ध्यान में रखा गया। तो मैं आपसे समझना चाहूँगी कि ये किस तरीके से किसानों तक पहुँचाया जाता है, इसका प्रचार प्रसार कैसे होता है? अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो कृषि पर्यवेक्षक, और अगर ब्लॉक की बात करें तो सहायक कृषि अधिकारी, और उप जिला की बात करें सहायक निदेशक, और जिला लेवल पर उप निदेशक के द्वारा ये जानकारी प्रदान की जाती है। विशेषकर योजनाओं में लघु सीमांत महिला कृषकों को प्राथमिकता दी जाती है, और उनसे आवेदन ऑफलाइन लिए जाते हैं। और लॉटरी सिस्टम, अगर आवेदन ज़्यादा आते हैं तो लॉटरी प्रणाली के आधार पर भी किसान भाइयों को ये प्रदर्शन दिए जाते हैं। और प्रदर्शनों की बात करें तो अगर हम बात करते हैं मूंग, मोठ, अरहर, चना, गेहूँ, तो लगभग 7,500 रुपये अधिकतम इन प्रदर्शनों पर अनुदान दिया जाता है। अगर बात करें तिलहनी फसलों की, सरसों, अलसी, तिल, तो इन पर 3,000 रुपये अधिकतम अनुदान इस योजना के माध्यम से दिया जाता है। तो इस प्रकार कृषि विभाग के कार्मिकों के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाता है, और प्राथमिकता के आधार पर जो किसान कमज़ोर वर्ग के होते हैं उन किसानों को ये इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्रदान करके और उचित उत्पादन प्राप्त करवाया जाता है। जी, उचित उत्पादन प्राप्त करवाया जाता है, और ये सभी जो सुविधाएं हैं किसानों तक पहुंचाई जाती हैं, उसका तरीका क्या है ये हमें अभी जानकारी हमने प्राप्त की। और किसान हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। जी, अपना सवाल पूछिए। सर से सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो महिला कृषक हैं और पुरुष कृषक हैं, इसमें अनुदान में महिला और पुरुष कृषकों में दोनों में अंतर है क्या? नहीं, इसमें अनुदान सेम दिया जाता है, लेकिन महिला कृषक को प्राथमिकता इसमें ज़्यादा दी जाती है, और अनुदान का जो क्राइटेरिया होता है वो सेम ही होता है। जी, कुछ और किसान है जो सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए। इसमें सर दलहन तिलहन और आपने अनाज का जिक्र कर दिया, लेकिन क्या फल सब्जियों के लिए भी कुछ प्रावधान है,
या फूड प्रोसेसिंग के लिए कुछ कोई अपनी छोटी फैक्ट्री लगाना चाहे? हाँ बिल्कुल, फूड प्रोसेसिंग के लिए है, लागत का लगभग 2% इसमें अनुदान दिया जाता है। और जो अपन उद्यान की फसलों की बात करते हैं, उद्यान की फसलों से अनुदान लेने के लिए हम NHM से लेते हैं, जबकि NFSM में ट्रेनिंग और जो अनाज वाली फसलें हैं, दलहनी फसलें हैं, इन पर ही अनुदान दिया जाता है। जी, और इसी के साथ ही अभी हमारे लिए वक्त हो गया है चौपाल चर्चा में एक छोटे से ब्रेक का। लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि जब कृषि की बात होती है तो केंद्र और राज्य का अलग अलग मसला होता है, राज्यों में अलग सरकारें होती है, तो उनके बीच में किस तरह का तालमेल होना चाहिए और कैसे इस मिशन को दोनों ही मिलकर आगे बढ़ा रहे हैं और किसान कैसे इससे और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। ब्रेक के बाद चौपाल चर्चा में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय खाद्य मिशन की और हमारे किसान जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। किसानों की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर हमने ब्रेक से पहले काफ़ी चर्चा की। लेकिन जैसा कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था कि जो कृषि का मसला होता है वो राज्यों की बहुत बड़ी उसमें जिम्मेदारी होती है। केंद्र योजनाएँ तो बनाता है, लेकिन जब तक राज्यों की उसमें सहज भूमिका नहीं होगी तब तक वो योजना उतनी कारगर साबित नहीं होती है। तालमेल के माध्यम से ही बल्कि राज्यों की सरकारों को भी कंसल्ट किया जाता है जब हम योजना बनाते हैं, और योजना के इम्प्लीमेंटेशन में भी समय समय पे इसकी मॉनिटरिंग होती है, इवोल्यूशन होता है और उसी के आधार पर उसमें लगातार सुधार का प्रयास किया जाता है। तो जितनी भी हमारी कृषि की योजनाएं हैं ये सभी राज्य सरकारों के माध्यम से किसानों तक बहुत सक्रिय रूप से पहुंच रही हैं और इसमें किसानों की भी भूमिका काफ़ी होती है, क्योंकि जो आत्मा लेवल पे, आत्मा जो एजेंसी होती है जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है, जिसके चेयरमैन वहाँ के DM या DC होते हैं, उसमें किसानों के प्रतिनिधि भी मेंबर होते हैं। जी। और ये जो आत्मा योजना के तहत ही हम योजना बनाते हैं कि हमें अपने जिले के विकास के लिए क्या कुछ करना है और कौन कौन सी स्कीम में कैसे कौन सी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितने किसानों को विजिट होनी चाहिए, कहाँ होनी चाहिए, जो विजिट हुई है उसका किसानों को कितना लाभ मिल रहा है। तो हमारे इसमें बहुत ही क्लियरिटी है, इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसा नहीं है कि जो आपस में कोई द्वेष भावना, बल्कि मैं कहता हूँ कि बहुत सामंजस्य से काम हो रहा है और किसानों का विकास इस योजना के तहत हो रहा है। जी सुरेश जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो मिनी किट्स के बारे में आपने बताया, इसके अलावा आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया कि ट्रेनिंग दी जाती है, प्रदर्शन किया जाता है खेतों में जाके, और एक जो व्यवहारिक जानकारी है प्रैक्टिकली किस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये सभी बातें शामिल की गई हैं इस मिशन में और किसानों तक पहुंचाई जा रही हैं। लेकिन किस तरीके से आप क्षेत्र का चुनाव करते हैं, लाभार्थियों का कैसे चुनाव किया जाता है और ट्रेनिंग के लिए कैसे वो कहाँ संपर्क करें, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएं। जी देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो आवंटन का लक्ष्य होता है उस लक्ष्य की 3 गुना लिस्ट हमारे जो कार्मिक होते हैं उनके द्वारा बनाई जाती है, और फिर जो ग्राम पंचायत के सरपंच या जिला पार्षद या पंचायत समिति सदस्य होते हैं उनके द्वारा उस लिस्ट में से जो किसान कमज़ोर वर्ग के होते हैं जिन्हें प्रदर्शन मिनी किट की आवश्यकता होती है उनका चयन इस प्रकार से किया जाता है। या फिर अगर आवेदन ज़्यादा मात्रा में हमें प्राप्त होते हैं तो फिर लॉटरी प्रणाली के माध्यम से भी हम किसानों का चयन करते हैं, जिससे प्रकार प्रदर्शन का हम आयोजन किसान के खेत पर करवाते हैं तो उसके साथ में एक कंट्रोल प्लाट का भी हम आयोजन करवाते हैं, ताकि जो इस योजना के माध्यम से जो प्रदर्शन दिया जाता है और जो किसान खुद के लेवल से जिस प्रदर्शन का आयोजन करता है उन दोनों के परिणाम में हम अंतर स्पष्ट कराकर किसानों को वहाँ फील्ड पर ट्रेनिंग करवाकर और उनको उसके परिणाम के बारे में अवगत हम करवाते हैं कि इस प्रकार जो आधान है, आवश्यक आधान है, इनका उपयोग करते हुए और इस प्रकार हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। तो कंट्रोल उपज प्लांट और जो प्रदर्शन देते हैं उनके परिणामों का आकलन हम वहाँ किसान के खेत पर ही ट्रेनिंग का आयोजन करवा के और फिर करवाते हैं। जी,
तो खेतों में जाकर आयोजन कराया जाता है और ये बेहतर भी है, क्योंकि किसान जब खुद अपनी आंखों से देखता है तो ज़्यादा विश्वास भी करता है, और किसान जब अपने दूसरे किसान दोस्त को, भाई को बताता है तो एक सहज वातावरण रहता है और बातें और बेहतर तरीके से आपस में समझ लेते हैं, और चौपालों का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। नवाज साहब, मैं आपसे अब समझना चाहूँगी कि जैसे कि हमने बताया और हमें यादव जी ने भी बताया कि हर तरह के किसान को शामिल करने का इसमें प्रयास किया जाता है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि हमारे यहाँ जो किसान है वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है। ऐसे किसानों की संख्या ज़्यादा है जो शायद अभी कंप्यूटर नहीं ऑपरेट कर पाते हैं या फिर स्मार्टफोन से उतने सहज नहीं है। तो सबसे आसान तरीका क्या है, वो कहाँ संपर्क करें और उनकी सहायता किस प्रकार से इस मिशन में की जा रही है, अगर वो जो इंटरनेट वगैरह या स्मार्टफोन को लेकर इतने सहज नहीं है? तो अनिल जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब तक किसानों की सहभागिता ठीक से नहीं होगी तो हम किसी भी योजना के सही परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। योजना के अच्छे परिणाम तभी मिलते हैं जब किसान की सहभागिता बिल्कुल ठीक तरह से हो। तो इसी के लिए जैसा कि आप जानते हैं, जिला स्तर पे हम जो 3 टायर सिस्टम पे इसमें काम करते हैं कि जिले एक लेवल पे हो गया, फिर उसको सब डिवीज़न लेवल हो गया और फिर विलेज लेवल हो गया। तो जो जिला पंचायत है, जहाँ पे का जो जिले का विकास विभाग है, वो उसका इसमें मुख्य रोल होता है कि वो सभी जगह से किसानों को नाम लेते हैं और साथ में कृषि विज्ञान केंद्र को भी इन्वॉल्व करके रखते हैं। और इसके अलावा जितनी भी पंचायत हैं, पंचायत को भी वो सुविधा होती है कि वो भी अपने यहाँ से किसानों का नाम नॉमिनेट कर सकते हैं। और किसी भी किसान का ज़रूरी नहीं कि उसको इंटरनेट की आवश्यक जानकारी बहुत अधिक हो, क्योंकि कृषि विभाग के अधिकारी गाँव में जाते हैं, किसानों से मिलते हैं और जो प्रदर्शन करते हैं वो ऐसी जगह पे करने की कोशिश करते हैं जो कि मेन रोड पे हो, जहाँ से काफ़ी लोग आते जाते हों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान उस नई किस्म को या उस नए प्रदर्शन को देख के उस ज्ञान को हासिल कर सके। दूसरी खास बात होती है, जब हम किसान का चुनाव करते हैं तो उसमें एक बात का खास ध्यान रखा जाता है कि किसान ऐसा नहीं चाहिए जो मिलनसार हो, जो दूसरे किसानों के साथ में अपनी जानकारी को सहभागी करना चाहे, हर एक बात को छुपा के ना रखे, सहभागी करना चाहे और दूसरे किसानों को भी नई नई चीज़ों की जानकारी दे। ऐसे किसान को हमेशा वरीयता दी जाती है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे छोटे और मझोले किसान काफ़ी हैं और बहुत से किसान ऐसे हैं जो कि बटाई पे खेती करते हैं, तो उन किसानों को भी शामिल करने के लिए इसमें वरीयता देने का पूरा प्रयास किया जाता है। और जो कृषक महिलाएं हैं उनको तो विशेष योगदान होता है, उनको रखा जाता है। और आत्मा जो एक एजेंसी, जिसको हमने एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक एजेंसी होती है, उसमें किसानों के नुमाइंदे वो ये देखते हैं कि जो योजना लागू हो रही है वो ठीक तरह से हो रही है नहीं हो रही है, उनका भी उसमें योगदान होता है और हर चीज़ अच्छी तरह चर्चा करके उसको लागू किया जाता है। और अगर कहीं पे कोई ऐसा लगता है कि किसानों में कोई रुचि कम है तो वहाँ पे कुछ अलग से ट्रेनिंग की जाती है, अलग से अवेयरनेस कैंप चलाए जाते हैं, जिससे कि किसानों को नई नई योजनाओं से अवगत किया जा सके और किसान उसमें बढ़ चढ़ के भाग ले सके। तो उनके भाग लेने से ही कोई भी योजना सफल होती है। उनके भाग लिए बगैर कोई योजना सफल, न भाग लिए बगैर कोई योजना सफल नहीं हो सकती। तो किसानों को अधिक से अधिक प्रोत्साहित करने के लिए कृषि विभाग लगातार कार्य करता रहता है और इसमें इसका एक मुख्य योगदान रहता है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि जब तक किसानों की सहभागिता नहीं होगी कोई भी मिशन, कोई भी योजना कामयाब नहीं हो सकती है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं किसानों की अच्छी सहभागिता है। एक किसान है, सवाल पूछना चाहते हैं। जी बताइए, क्या प्रश्न है? जो इस योजना के अंतर्गत जो कृषि यंत्रों पे अनुदान दिया जाता है, तो उसके लिए क्या कागज चाहिए उनको? क्या करे, कोई किसान भाई किसी यंत्र पर अनुदान प्राप्त करना चाहता है तो सबसे पहले उसके ज़मीनी संबंधित कागजात, जो जमाबंदी होती है, नवीनतम 6 माह से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। जमाबंदी के साथ में जो ट्रैक्टर किसान के पास होता है उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी उसको चाहिए। साथ में ही, क्योंकि आजकल डीबीटी के माध्यम से सीधे किसान भाइयों के खाते में राशि ट्रांसफ़र की जाती है, तो आधार कार्ड इसके लिए अनिवार्य होता है। इन सबको ई मित्र के माध्यम से ऑनलाइन करवा के और किसान भाई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। जी, तो यहाँ पर किसानों के कई सवाल थे जिनके जवाब हमारे मेहमानों ने दिए हैं और जो इस मिशन पर चर्चा भी हमने की है। आशा करते हैं कि आप किसानों ने भी उसे ध्यान से सुना होगा और जो कहीं अभी तक आशंकाएं थी या कुछ चीज़ें जो साफ़ नहीं थी आपको, वो भी अब बिल्कुल साफ़ हो गई होंगी और आप इन अनुदानों का, इस मिशन के तहत जो सुविधा किसानों तक पहुँचाने का प्रयास है उसका भी आप लाभ उठा पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, समय निकालने के लिए और किसानों के सवालों के जवाब देने के लिए और इस विषय पर इतने विस्तार से हमें समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे किसान जो यहाँ पर पहुँचे हैं दूर दूर से, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप यहाँ पर आए और अपने प्रश्न हमारे विशेषज्ञों के सामने रखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।
इसी के साथ ही चौपाल चर्चा में फिलहाल इतना ही। चौपाल चर्चा के नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात नए विशेषज्ञों के साथ, नए विषय के साथ। नमस्कार।